हेलो स्टूडेंट्स, यूर वेलकम एट LST लाइफ साइंसेज ट्यूटोरियल। मैं हूं RK सिंह और जैसा कि आप जानते हैं मैं एजुकेशनल वीडियोस बनाता हूं। एजुकेशन जो कि बेस है किसी भी देश की इकोनॉमी का, एजुकेशन जो आधार है आपके जीविकोपार्जन का। लेकिन एजुकेशनल वीडियोस उतने वायरल नहीं होते हैं जितने कि इंटरटेनमेंट के वीडियोस या फेक वीडियोस। मुझे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन हमारे जैसे लोगों द्वारा जो वीडियोस बनाए जाते हैं वो काफ़ी मेहनत से बनाए जाते हैं। ये उन लोगों के लिए होते हैं जो गरीब हैं, जो कि बड़े बड़े इंस्टीट्यूट में हेक्टिक फी नहीं दे सकते और जिनकी आंखों में सपने हैं, जो कुछ बनना चाहते हैं। उन लोगों के लिए हमारे वीडियोस में बहुत अच्छे कंटेंट्स होते हैं, बहुत ऑथेंटिक कंटेंट्स होते हैं, जो कि वेरियस एग्जामिनेशंस में इंक्लूडिंग UPSC और BPSC में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमारे कंटेंट से जो क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं और BPSC में यदि साइंस के 20 क्वेश्चंस हैं तो 18 क्वेश्चंस डायरेक्ट जो हैं हमारे नोट से होते हैं। हमारी कोशिश है कि जो भी गरीब बच्चे हैं, जो भी समाज के दबे कुचले बच्चे हैं, उनको कम से कम ये फायदा मिल सके। इसलिए ऐसे लोग जो चाहते हैं कि इस तरह के बच्चों को कोई हेल्प हो सके, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। आज के वीडियो में हम जानेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ के आगे के पार्ट को। पिछले वीडियोस में हमने देखा था ड्रग्स, मेडिसिन, केमोथेरेपी के डेफिनेशंस को। इसके अलावा हमने देखा था क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। और आज हम जानेंगे कि जो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के ऊपर ड्रग्स का एक्शन किस तरह से होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एंजाइम्स एज ड्रग टारगेट्स इन द कैटालिटिक एक्टिविटी। हम जानते हैं कि जो एंजाइम्स होते हैं, ये जितने भी एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन्स होते हैं, लेकिन सारे प्रोटीन्स एंजाइम्स नहीं होते हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं इनको कहा जाता है बायोकैटलिस्ट। बायोकैटलिस्ट क्यों? कैटलिस्ट वो है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के स्पीड को इंक्रीज कर देता है। और एंजाइम्स को बायोकैटलिस्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लिविंग बीइंग के बॉडी में होने वाले किसी भी केमिकल रिएक्शंस को ये स्पीड अप कर देते हैं और रिएक्शन के अंत में ये खुद अनचेंज रह जाते हैं। तो ये जो एंजाइम्स हैं ये बायोकैटलिस्ट हैं और ये जो है ड्रग टारगेट्स का भी काम करते हैं, यानी कि ड्रग्स जो हैं ये इनके ऊपर काम करते हैं और इनकी एक्टिविटी को में हाइंड्रेंस क्रिएट करते हैं या फिर उसको इनहिबिट करते हैं। एक्चुअली जो एंजाइम्स हैं इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है वो किस तरह से है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। तो एंजाइम्स जो हैं इनकी जो कैटालिटिक एक्टिविटी है उसमें दो मेजर फंक्शन होते हैं। सबसे पहले यदि एंजाइम का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा कि एंजाइम जो होते हैं उसके सरफेस पे सर्विसेज पाए जाते हैं, यानी गड्ढे होते हैं। और ये जो सर्विसेज होते हैं इनको कहा जाता है एक्टिव साइट। इसके अलावा कुछ और भी साइट्स होते हैं। तो बेसिकली दो तरह के साइट्स होते हैं, एक एक्टिव साइट और दूसरा होता है एलोस्टेरिक साइट। जो एक्टिव साइट होते हैं एंजाइम के, ये सबस्ट्रेट को होल्ड करते हैं इन सुटेबल पोजिशन सो दैट इट कैन बी अटैक्ड बाय रीएजेंट इफेक्टिवली। आपको पता होना चाहिए कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिएक्शन में भाग लेते हैं, जो भी सब्सटेंसेस, इनको कहा जाता है रिएक्टेंट्स और जो बना उसको कहते हैं प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट हैं इसमें भी दो चीजें हैं, एक होता है सबस्ट्रेट और दूसरा होता है रिएजेंट। सबस्ट्रेट वो है जिसके ऊपर रिएजेंट अटैक करता है। तो यह जो एंजाइम है, इस एंजाइम का जो एक्टिव साइट होता है वो सबस्ट्रेट को होल्ड करता है प्रॉपर पोजीशन में, सुटेबल पोजीशन में। और
इसके ऊपर जो रिएजेंट है वो अटैक करता है, अटैक इफेक्टिव हो यानी जिसके कारण रिएक्शन हो, ये जरूरी होता है। सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइट। जो सबस्ट्रेट होता है वो एक्टिव साइट से बनता है जाके आयनिक बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा, वांडर वाल बॉन्ड के द्वारा या फिर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन के द्वारा। इसके अलावा जो एंजाइम्स हैं दे प्रोवाइड फंक्शनल ग्रुप दैट विल अटैक द सबस्ट्रेट, यानी कि जो एंजाइम है वही फंक्शनल ग्रुप प्रोवाइड करता है जो कि सबस्ट्रेट के ऊपर अटैक करता है और केमिकल रिएक्शन को कराता है। ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन, इसके बाद हम देखेंगे ड्रग एंजाइम इंटरेक्शन। तो जो ड्रग्स होते हैं दे इनहिबिट एनी वन ऑफ द अबव टू फंक्शंस ऑफ एंजाइम, यानी कि यदि किसी एंजाइम के कारण कोई एलिमेंट है बॉडी में, यदि कोई डिजीज है, कोई भी परेशानी है, तो जो ड्रग उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो ड्रग क्या करता है, एंजाइम के इन दोनों एक्शन में से किसी एक एक्शन को इनहिबिट करता है और उस एंजाइम की एक्टिविटी को रोक देता है। इसको आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे एंजाइम इनहिबिटर के बारे में। तो एंजाइम इनहिबिटर्स क्या होते हैं और ये कैसे वर्क करते हैं एंजाइम के ऊपर। ड्रग्स दैट ब्लॉक द बाइंडिंग साइट ऑफ एंजाइम and prevent the binding of substrate or can inhibit the catalytic activity of enzymes are called enzyme inhibitor। यानी ऐसे ड्रग्स जो एंजाइम के बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर देते हैं और सबस्ट्रेट के बाइंडिंग को रोक देते हैं या फिर एंजाइम की कैटालिटिक एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं, उसमें रुकावट पैदा करते हैं, तो इनको कहा जाता है एंजाइम इनहिबिटर्स। ड्रग्स इनहिबिट द अटैचमेंट ऑफ, ड्रग्स जो हैं ये चूंकि एंजाइम जो है वह सबस्ट्रेट के साथ जुड़ता है तो कोई केमिकल रिएक्शन होता है। जो ड्रग्स होते हैं वो सबस्ट्रेट को एंजाइम के एक्टिव साइट से बंधने से रोक देते हैं। और ये किस तरह से करते हैं, तो ये दो तरीके हैं। सबसे पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स। जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर ड्रग्स होते हैं ये compete करते हैं with the natural substrate for their attachment on the active site of enzyme। और यदि इस कंपटीशन में नेचुरल जो सबस्ट्रेट है उसकी तुलना में यदि जो ड्रग अप्लाई किया गया, यदि ड्रग जो है मोर एफिशिएंट होगा तो एंजाइम के एक्टिव साइट से वह ड्रग जाकर के जुड़ जाएगा, सबस्ट्रेट नहीं जुड़ेगा, इसीलिए केमिकल रिएक्शन जो है नहीं हो पाएगा। जबकि दूसरे जो ड्रग्स होते हैं ये एक्टिव साइट से नहीं जुड़ते हैं बल्कि कहां से जुड़ते हैं, एलोस्टेरिक साइट, जो एंजाइम के ऊपर पाए जाने वाले एक्टिव साइट के अलावे साइट्स हैं। और जब ड्रग्स जो है एलोस्टेरिक साइट से जब जाके जुड़ जाते हैं तो जो एक्टिव साइट है जो एंजाइम के ऊपर उसका जो शेप है वो चेंज हो जाता है और अब यह इसका जो शेप है वह सबस्ट्रेट के कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होता है। इसके वजह से सबस्ट्रेट जो है इस एक्टिव साइट से बंध नहीं पाता है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, बंध नहीं कर पाता है और जो एंजाइम है उसकी एक्टिविटी रुक जाती है। Here we note a point that if the bond formed between the enzyme and the inhibitor is strong covalent bond and it cannot be broken easily, then the enzyme is blocked permanently। यानी एंजाइम का को जो ब्लॉक किया जाता है ड्रग्स का इस्तेमाल करके वो जनरली टेम्पररी होता है, लेकिन यदि ड्रग और एंजाइम के बीच बनने वाला जो बॉन्ड है यदि वो स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, यदि उसको तोड़ना आसान नहीं होगा तो जो एंजाइम होगा वो परमानेंटली ब्लॉक हो जाएगा और फिर वह बॉडी में डिकम्पोज हो जाएगा और फ्रेश जो एंजाइम है वो बनते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए। The body then degrades the enzyme inhibitor complex, यानी एंजाइम और इनहिबिटर का बॉन्ड यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड होगा, उसको डिग्रेड करना आसान नहीं होगा तो जो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है वो बॉडी में डिग्रेड हो जाता है और नया जो एंजाइम है उसका सिंथेसिस होता है। अब हम जानेंगे रिसेप्टर्स एज ड्रग टारगेट्स।
यानी जो रिसेप्टर्स होते हैं वो भी ड्रग टारगेट का काम करते हैं। रिसेप्टर्स होते क्या हैं? तो रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रोटीन्स हैं जो एम्बेडेड होते हैं यानी धंसे होते हैं सेल मेम्ब्रेन्स में। इस तरह से धंसे होते हैं दैट देयर स्मॉल पार्ट्स हैविंग एक्टिव साइट प्रोजेक्ट आउट ऑन द सरफेस ऑफ द मेम्ब्रेन। यानी जो रिसेप्टर्स हैं ये प्रोटीन्स हैं, ये सेल मेम्ब्रेन में धंसे होते हैं और इनका जो स्मॉल पार्ट है जिसमें एक्टिव साइट होता है वो सेल मेम्ब्रेन के सरफेस के ऊपर प्रोजेक्टेड होते हैं एंड ओपन्स ऑन द आउटसाइड रीजन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के बाहरी रीजन में ये खुलते हैं। जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जैसे कि एसिटाइल कोलिन है, डोपामीन है, जब इस जगह पे रिसेप्टर के नजदीक पहुंचते हैं तो वो उसके बाइंडिंग साइट से जाकर के जुड़ जाते हैं और जो बाइंडिंग साइट है वो उस रिसेप्टर को एकोमोडेट करने के लिए यानी कि उस मैसेंजर को एकोमोडेट करने के लिए जो रिसेप्टर साइट है उसका शेप चेंज हो जाता है और जब रिसेप्टर साइट का शेप चेंज हो जाता है तो यह जो मैसेज है यह सेल के भीतर चला जाता है। यानी इस तरह से जो केमिकल मैसेंजर्स हैं जैसे एसिटाइल कोलिन और डोपामीन जो है बिना सेल के अंदर प्रवेश किए हुए मैसेज को सेल के भीतर कन्वे कर देता है, यानी कि मैसेज को सेल के भीतर ट्रांसफर कर देता है। ठीक है, तो आप इसको नोट कीजिए। रिसेप्टर्स शो स्पेसिफिसिटी। रिसेप्टर्स जो होते हैं वो स्पेसिफिसिटी शो करते हैं, यानी एक पार्टिकुलर रिसेप्टर जो है यह एक पार्टिकुलर केमिकल मैसेंजर के साथ ही बंधता है। क्यों भाई? बिकॉज देयर बाइंडिंग साइट्स हैव डिफरेंट शेप्स, स्ट्रक्चर एंड एमिनो एसिड कंपोजिशन। यानी हर एक केमिकल मैसेंजर जो है हर एक रिसेप्टर के साथ बंध नहीं सकता। एक पार्टिकुलर केमिकल मैसेंजर एक पार्टिकुलर रिसेप्टर के साथ बंधता है क्योंकि ये जो रिसेप्टर्स होते हैं उनके जो बाइंडिंग साइट्स हैं इनका शेप, स्ट्रक्चर और एमिनो एसिड कंपोजिशन अलग अलग होता है। अब ये जो ड्रग्स हैं ये रिसेप्टर के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, उसकी एक्टिविटी को रोकते हैं या फिर उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देते हैं, इसके आधार पर दो तरह के हैं। एक है एंटागोनिस्ट और दूसरे हैं एगोनिस्ट। एंटागोनिस्ट ऐसे ड्रग्स होते हैं जो रिसेप्टर साइट से बंध जाते हैं और उसके नेचुरल फंक्शन यानी रिसेप्टर के नेचुरल फंक्शन को रोक देते हैं या रुकावट पैदा करते हैं, तो इसको कहते हैं एंटागोनिस्ट। और एंटागोनिस्ट ड्रग की जरूरत तब होती है जब मैसेज को ब्लॉक करने की जरूरत होती है, यानी मैसेज ट्रांसफर जो मैकेनिज्म है यदि बॉडी में उसे ब्लॉक करना है तो उसके लिए हम लोग एंटागोनिस्ट ड्रग का इस्तेमाल करते हैं। इन केस ऑफ मेंटल इलनेस के ट्रीटमेंट में या फिर ऑपरेशन के पहले यदि बेहोश करना है ना, तो उस केसेस में हम लोग इस्तेमाल करेंगे एंटागोनिस्ट को। जबकि एगोनिस्ट क्या है? ये ऐसे ड्रग होते हैं जो नेचुरल मैसेंजर से मिलते जुलते हैं, लेकिन नेचुरल मैसेंजर की तुलना में यह मोर इफेक्टिव हो सकते हैं। और यानी कि जो एगोनिस्ट हैं ये ऐसे ड्रग हैं जो केमिकल मैसेंजर के साथ मिमिक्री शो करते हैं एंड दे शो देयर एक्टिविटी बाय स्विचिंग ऑन द रिसेप्टर, दे आर कॉल्ड एगोनिस्ट। एंड इसकी जरूरत कब होगी? यदि बॉडी में नेचुरल मैसेंजर जो है वो कम है और जो मैसेज का ट्रांसफर हो रहा है यदि धीमे धीमे हो रहा है तो उसको स्पीड अप करने के लिए हम लोग एगोनिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। नाउ वी डिस्कस द थेराप्यूटिक एक्शन ऑफ डिफरेंट क्लासेस ऑफ ड्रग्स। सबसे पहले इसमें देखेंगे एंटासिड्स। जब स्टमक HCl का ओवर प्रोडक्शन करता है तो यह जो एक्सेसिव HCl जो है यह स्टमक में इरिटेशन और पेन जनरेट करता है और सेवियर केसेस में इसके कारण हो सकता है पेप्टिक अल्सर।
ये जो HCl का जो ओवर प्रोडक्शन है, इसका जो ट्रीटमेंट कब तक 1970 तक इसका जो ट्रीटमेंट था, इसके ट्रीटमेंट के रूप में हम सोडियम बाइकार्बोनेट या मिक्सचर ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का इस्तेमाल करते थे। यह जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसको हम लोग क्या करते हैं, कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। ये जो सोडियम बाइकार्बोनेट है, यदि लिमिटेड अमाउंट में लिया गया तब तो ठीक, लेकिन यदि कहीं ये एक्सेस अमाउंट में हो गया तो यह जो है यह स्टमक को क्या बना देता है, अल्कलाइन, और जिसके कारण और भी ज्यादा एसिड का सेक्रेशन होने लगता है, जिसके वजह से जो प्रॉब्लम है ओवर प्रोडक्शन ऑफ HCl का, तो वो और बढ़ जाता था। जबकि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का जो मिक्सचर है, यह सोडियम बाइकार्बोनेट की तुलना में बेटर है, क्योंकि ये जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं, और इस वजह से जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं एंटा एसिड के रूप में, तो जो स्टमक का पीएच है वह न्यूट्रलिटी से ज्यादा यानी 7 से ज्यादा नहीं बढ़ पाता है, और इसके वजह से कोई और फर्दर परेशानी या इसके वजह से एसिडिटी नहीं बढ़ सकता। यूज ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और मिक्सचर ऑफ मेटल हाइड्रोक्साइड could only reduce the symptoms and not the cause of the acidity। यानी कि यदि स्टमक में HCl का ओवर प्रोडक्शन होता है और हम सोडियम बाइकार्बोनेट या एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का के मिक्सचर का इस्तेमाल करते हैं, तो यह केवल जो है यह सिम्टम्स को रिड्यूस करता है, उसके कॉज को नहीं। इसको नोट कर लीजिए। हिस्टामीन, ये जो हिस्टामीन है उसका ये स्ट्रक्चर है, यानी कि ये 5 मेंबर्ड रिंग है जिसमें 2 प्लेसेस पे नाइट्रोजन है। इस फिगर को आप याद कर लीजिए, ये क्या है, हिस्टामीन का स्ट्रक्चर है। और हिस्टामीन वह केमिकल है जो स्टिमुलेट करता है सेक्रेशन ऑफ पेप्सिन एंड HCl इन स्टमक। यानी यह जो हिस्टामीन है स्टमक में जो रिसेप्टर्स हैं उसके साथ इंटरैक्ट करता है, जिसके वजह से जो स्टमक का जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो पेप्सिन और HCl को रिलीज करता है। इसके बाद है ये ड्रग टेगामेट और सिमिटिडीन। यह जो फिगर है यह टेगामेट या सिमिटिडीन का फिगर है, इसको भी आप याद कर लें, क्योंकि ये डायरेक्ट जो है क्वेश्चन में रह सकता है। जैसे ये फिगर दिया रहेगा, आपसे पूछ दिया जाएगा कि ये आखिर है कौन सा, जैसे सिमिटिडीन ड्रग कौन है या फिर हिस्टामीन कौन है, तो ये इस तरह के स्ट्रक्चर होंगे। ये जो टेगामेट या सिमिटिडीन है यह एक ड्रग है जो प्रिवेंट करता है इंटरैक्शन ऑफ हिस्टामीन विथ रिसेप्टर प्रेजेंट इन द स्टमक वॉल, और इसके वजह से यानी कि जो रिसेप्टर है वह हिस्टामीन के साथ इंटरैक्ट नहीं कर पाता है, जिसके वजह से जो पेप्सिन है और जो HCl एंजाइम है, HCl जो एसिड है वह स्टमक में कम रिलीज हो पाता है। और ये जो टेगामेट है या जो सिमिटिडीन है, इट वाज द लार्जेस्ट सेलिंग ड्रग इन द वर्ल्ड अंटिल रेनिटिडीन और जेंटेक वाज डिस्कवर्ड। यानी यह जो रेनिटिडीन है और जेंटेक है यह भी एंटा एसिड ड्रग है, और टेगामेट या सिमिटिडीन भी एंटा एसिड ड्रग है। लेकिन जब रेनिटिडीन की डिस्कवरी हुई तो इसकी जो सेलिंग है टेगामेट और सिमिटिडीन, इसकी सेलिंग में कमी आई, जो कि एक जमाने में दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली दवा थी। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, यह जो फिगर है यह है रेनिटिडीन और जेंटेक का। ये एमी मीन्स है मिथाइल, ठीक है, ये है CHNO2 और ये है एमी। यह जो फिगर है इसको आप नोट कर लीजिए, यह है रेनिटिडीन और जेंटेक, और ये जो है
यह क्या है, एंटा एसिड के रूप में इस्तेमाल होता है। अब हम जानेंगे एंटी हिस्टामिन। एंटी हिस्टामिन यानी कि जो हिस्टामिन के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जाए। तो ये ड्रग्स हैं ब्रोमफेनिरेमिन या डाइमेटा, टरफेनाडिन या सेल्डेन एंड डाइफिनाइल हाइड्रामिन। हिस्टामिन जो है यह एक पोटेंट वैसोडाइलेटर है, यानी कि यह ब्लड वेसल्स को डायलेट कराता है, फैलाता है। बट इट कॉन्ट्रैक्ट्स स्मूथ मसल। देख लीजिए, ब्लड वेसल को यह कॉन्ट्रैक्ट, ये डायलेट कराता है, लेकिन यह स्मूथ मसल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है इन ब्रोंकाई एंड गट, एंड रिलैक्स अदर मसल्स सच एज दोज इन द वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल्स। यानी कि ब्रोंकाई में, गट में जो स्मूथ मसल्स होते हैं उनको यह कॉन्ट्रैक्ट कराता है, लेकिन जो अदर मसल्स हैं जैसे कि वॉल्स ऑफ फाइन ब्लड वेसल, तो उसको यह रिलैक्स करवाता है, और इस तरह से यह ब्लड वेसल के लिए वैसोडाइलेटर का काम करता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन, यानी कि यदि सर्दी खांसी में जो नाक जाम हो जाता है तो उसके लिए भी ये हिस्टामिन ही रिस्पॉन्सिबल होता है। इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर नेजल कंजेशन एसोसिएटेड विथ कॉमन कोल्ड एंड एलर्जीज रिस्पॉन्स टू पॉलन। यानी यदि हम श्वास के द्वारा पॉलन ग्रेन्स ले लें तो इसके कारण जो बॉडी है उसके अगेंस्ट में एलर्जी शो करता है, और एलर्जी के समय भी नेजल कंजेशन होता है। एंटी हिस्टामिन्स, ये जो ड्रग्स हैं, दे इंटरफेयर विद द नेचुरल एक्शन ऑफ हिस्टामिन। ये क्या करते हैं, तो हिस्टामिन का जो नेचुरल एक्शन है उसके अगेंस्ट वर्क करते हैं बाय कंपीटिंग विथ हिस्टामिन, यानी यह हिस्टामिन के साथ कंपीट करते हैं फॉर बाइंडिंग साइट्स ऑफ रिसेप्टर वेयर एक्सर्ट इट्स इफेक्ट। यानी कि जो हिस्टामिन है जिस रिसेप्टर से बाइंड करता, उस रिसेप्टर से एंटी हिस्टामिन जाकर के बंध जाता है, जिसके कारण हिस्टामिन वहां पर बंध नहीं पाता है, और फिर उसके कारण जो भी एलिमेंट्स हैं, जो भी डिजीजेज हैं, वो ठीक हो जाते हैं। जैसे कि सर्दी खांसी होता है हमें, तो हम लोग जो है वह कफ सिरप्स लेते हैं, और वो जो कफ सिरप हैं वह क्या होते हैं, एक्चुअली वह एंटी हिस्टामिन है। कफ क्यों हुआ, तो ये हिस्टामिन के कारण। तो हिस्टामिन के अगेंस्ट में जो ड्रग हम इस्तेमाल करते हैं वो है एंटी हिस्टामिन। इसको आप नोट कर लीजिए। ये देखिए, ये जो फिगर है यह ब्रोमफेनिरेमिन डाइमेटप या डाइमेटेन का है, और यह जो है एंटी हिस्टामिन ड्रग है, जबकि यह है टरफेनाडिन या सेल्डेन का स्ट्रक्चर। इसको भी आप ध्यान रखिए, 2 बार 3 बार आप प्रैक्टिस कीजिए, ये भी आपको आ जाएगा। अब यहाँ पर एक हम देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट कि जो एंटी हिस्टामिन्स हैं जैसे ब्रोमफेनिरेमिन, टरफेनाडिन, ये सब जो हैं ये स्टमक में एसिड के सेक्रीशन को अफेक्ट नहीं करते हैं। क्यों भाई, तो इसका कारण है कि जो एंटी एलर्जिक और एंटा एसिड ड्रग्स हैं ये अलग अलग रिसेप्टर्स पे काम करते हैं। यानी कि हिस्टामिन के कारण ही एसिड का ओवर सेक्रीशन भी होता है, हिस्टामिन के कारण ही एलर्जिक रिएक्शंस भी होते हैं, जबकि दोनों के लिए जो दवा है अलग अलग है। यानी कि यह जो ब्रोमफेनिरेमिन है या जो टरफेनाडिन है, इसका इस्तेमाल हम एंटा एसिडिटी यानी एंटा एसिड के रूप में एसिडिटी के अगेंस्ट हम नहीं करते हैं। क्यों, इसका रीजन क्या है कि एंटा एसिड यानी कि जो एसिडिटी के अगेंस्ट और ये जो एलर्जिक रिएक्शंस हैं ये दोनों के कॉज सेम है हिस्टामिन, लेकिन दोनों के लिए जो ड्रग्स हैं ये क्या है, अलग अलग है। इसका रीजन क्या है कि स्टमक के ऊपर जो एंटा एसिड ड्रग है या जो एंटी एलर्जिक ड्रग्स हैं उनके जो रिसेप्टर्स होते हैं वो सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं। इसीलिए इन दोनों कामों के लिए हमें ड्रग भी अलग अलग इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए।
तो आज की वीडियो में इतना ही तक, ठीक है। अगले वीडियो में हम जानेंगे न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स के बारे में, जैसे ट्रैंक्विलाइजर्स हैं, एनाल्जेसिक्स हैं। इसके अलावा हम देखेंगे माइक्रोब्स के बारे में और एंटीबायोटिक्स के बारे में। तब तक के लिए नमस्कार।